चलो, तो 16 equally strong players P1, P2, P3 dot 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 P16s are drawn into 8 pairs and 8 matches are held to obtain 8 winners. Okay, तो probability that P1 is amongst the winners. तो ये देखो बहुत ही आसान है, पहला वाला पार्ट तो सीधे हाफ होगा। तो P1 किसी के अगेंस्ट भी पेयर अप हो, किसी के भी अगेंस्ट पेयर अप हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग इज हाफ, है ना। और ऐसे नहीं जम रहा तो ऐसे सोचो, 16C8 मतलब टोटल इतने तरीके से आपके 8 विनर्स आ सकते हैं। और 15C7 इंटू 1, आप एक काम करो, पहले से ही देखो 8 विनर्स ऑब्टेन करने ना, तो आप P1 को विन करा ही दो। तो कितने तरीके से P1 विन कर सकता है? P1 तो विन कर रहा है, बाकी 15C7 विनर्स, तो ये देख लो। तो 15C7 और ये क्या बन रहा है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल। तो इसके कारण 16 बचेगा, ये 8 कैंसिल और इसके कारण 8 बचेगा, तो 1/2। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली 1 फ्रॉम P1 एंड P2, एग्जैक्टली 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 विनर है तो P2 विनर नहीं है, और P1 विनर नहीं है तो P2 विनर है। एग्जैक्टली 1 अमंग्स देम इज अ विनर। तो देखो सिंपल सा है, P1 इज ऑलरेडी अ विनर एंड P2 इज नॉट अ विनर। तो बचे 14 में से 7 और सिलेक्ट करना है। सेम टू सेम विद P1 नॉट विनर, P2 विनर। तो 7 विनर और ऑब्टेन करना है, बट बचे 14 ओनली, तो ये आंसर है। तो ये जितना भी कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। So this is question number 9. Then next was directly 11. Okay. If M and N randomly and independently selected from this, तो NS क्या बन जाएगा बच्चों? 100 स्क्वायर। उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज? 100। N को सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज? 100। तो 100 इंटू 100। ऑलराइट, अब ऐसे सोचो, अगर M 4K फॉर्मेट में है, 4K+1 फॉर्मेट में है, और 4K+2 या फिर 4K+3, M can be eventually only these 4 formats: 4K, 4K+1, 4K2, 4K+3। और तुम्हें भी समझ आ रहा है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। 7 raised to M कैसा बिहेव करेगा? 7 raised to M का, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट डिजिट ऑफ 7 raised to M। तो क्या बन जाएगा बच्चों? 4K है, मतलब 49 इंटू 49, तो लास्ट डिजिट विल बी 1। 4K+1 7, फिर 9, और फिर इसका कितना बन जाएगा? 9 7 3। ये लास्ट डिजिट होगी बच्चों। सिमिलरली ऐसा का ऐसे ही यहाँ पे लगा देते हैं, सेम टू सेम N के लिए हो जाएगा बच्चों, जैसा M के लिए वैसा N के लिए। तो N का भी लास्ट डिजिट ये हो सकता है। तो अब देखो सॉल्व ही हो गया यार सब। सबको समझ आ रहा है कि अगर मुझे 10 से डिविजिबल बनाना है, तो लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट डिजिट 0 ऑफ दिस सम, इस सम का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कितने तरीके से हो सकता है? ये देखो, अगर M 4K है तो उसका लास्ट डिजिट 1 है, और उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो इसका लास्ट डिजिट खाली 9 होना चाहिए। तो अगर मैं M को 4K लेता हूं, तो 4K वाले कितने नंबर हैं? 25 नंबर हैं, 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 करके 100। तो इफ आई टेक 4K वाला, तो यू हैव टू टेक N एस 4K+2 वाला। तो 4K+1 सब 25 25 25, टोटल 100 है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बन जाएगा, और ये 4K+1 है तो वो 4K+3, इसके भी सेम नंबर हो जाएंगे। ये 4K+2 है तो वो 4K होना चाहिए, सेम बात। और ये 4K+3 है तो ये 4K+1 होना चाहिए। चलेगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? 25 इंटू 25 इंटू 4/100 स्क्वायर, बेसिकली 1/4। ऑलराइट,
फिर क्या बन रहा है, टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी आर रैंडमली चोजन, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 के लिए लास्ट डिजिट ही मैटर करता है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 और 5। तो लास्ट डिजिट इज 0 और 5। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तब ऐसे सोचो, इसमें हम लोग एनएस क्या बनाएंगे। एनएस के लिए ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस आपका होगा 10 स्क्वायर। आप क्या करोगे, सिंस यू आर ओनली कंसर्न विद द लास्ट डिजिट, तो आप लास्ट डिजिट पे अपना सैंपल स्पेस बना लो। ऐसे तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से इंफिनिटी, तो कितना काउंट करोगे, नहीं कर सकते काउंट, एनएस पता ही नहीं फिर हमें। तो थोड़ा सा सोच समझ के स्मार्टली हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ए ये है और लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूं ना, तो लास्ट डिजिट ऑफ ए, लास्ट डिजिट ऑफ ए देन ए स्क्वायर। तो ए का 0 है तो ए स्क्वायर का भी 0 होगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका 2 है तो इसका 4 होगा, इसका 3 है तो इसका 9 होगा, इसका 4 है तो इसका 16 होगा, मतलब 6 होगा लास्ट डिजिट, 5 का 5, उसके बाद 6 का उसके बाद 7 का 9, फिर 4 1, तो 8 9। तो ये 10 अपन ले रहे हैं एनएस। लास्ट डिजिट ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, तो ठीक है, अगर आप एनएस ऐसे बिल्ड कर रहे हो तो कर लो। लास्ट डिजिट ऑफ ए कैन बी 0 to 9, है ना, तो ये मेरा एनएस हो गया। सिमिलरली लास्ट डिजिट ऑफ my a can be, sorry, b can be, last digit of b can be these 10 options। तो b के लिए भी यही 10 ऑप्शंस हैं बच्चों। तो अब अपन को क्या करना है, कितने तरीके से, एनी बाय एनएस का मतलब क्या है, अपन को निकालना है एनी मतलब कितने तरीके से सम ऑफ लास्ट डिजिट कैन बी 0, कितने तरीके से सम ऑफ लास्ट डिजिट्स कैन बी 0 और 5। तो यहां से 0 ले रहा हूं मान लो, तो यहां से 0 या 5 दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। यहां से 1 ले रहा हूं तो 1 के दो ऑप्शन अवेलेबल है, और यहां से 1 ले रहा हूं तो वहां से मैं या तो 4 लूंगा या 9 लूंगा, ताकि सम 5 या बन जाए या फिर 0 बन जाए, 10 बन जाए। तो 4 9, तो 4 और 9, तो वहां से 4 ऑप्शन है, समझ आ रहा है बच्चों। यहां से 1 लेता हूं तो वहां से 4 9 9 4 4 ऑप्शन है, बट 1 लेने के यहां से दो तरीके हैं, तो 1 कैंसिल हो गया। अब यहां से 4 लेता हूं तो वहां से क्या ले सकता हूँ, 1 या फिर 6। तो यहाँ से 4 लेने के दो तरीके हैं, वहां से 1 1 6 6, तो 4 तरीके। फिर यहाँ से 9 लेता हूं तो वहां से 1 लोगे या फिर 6 लोगे, तो वही 2 into 4। यहाँ से 6 लेता हूं तो 6 के साथ साथ 4 आएगा या फिर सीधे 9 आएगा, 2 into 4। और यहाँ से 5 लेता हूं तो दो ही ऑप्शन, एक 5 का ऑप्शन है यहाँ से, बट यहाँ से 0 और 5 दो ही ऑप्शन है। तो ये बन रहा है एनी, कितना बन रहा है बच्चों, 4 4 4 4, 32 प्लस 36, ठीक है। तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, 36/100, मतलब 9/25, ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13, two bijections FR2R and GR2R are randomly selected, probability fx equals to gx has no solution। तो देखो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेट देयर बी टू, ऐसे सेट मान लेता हूं मैं, A1 A2 डॉट 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 AN, B1 B2 डॉट 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 BN, ये दो सेट्स हैं बच्चों, ठीक है। दीज आर द टू सेट्स। तो अपन इसमें f की कोई एक मैपिंग मार देते हैं। उसने क्या बोला, f का भी कोई एक मैपिंग ले लो, g फंक्शन का भी कोई एक मैपिंग ले लो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, f of x equals to gx हो ही नहीं सकता। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल वैल्यू सच दैट fx equals to gx। तो जैसे मान लो f का मैपिंग ये ले लिया मैंने, कंसिडर अ मैपिंग ऑफ f, कंसिडर दिस मैपिंग ऑफ f। तो अगर f की मैंने एक मैपिंग डिसाइड कर ली, तो g की मैपिंग विल डिसाइड अबाउट द प्रोबेबिलिटी, कंसीडर अ मैपिंग ऑफ f, जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, f ऑफ ai इज ऑलवेज bi, ऐसा टाइप का। तो अब अपन को क्या करना है,
आपको ये देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी का मैपिंग ऐसा हो जाए। उसने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स हैज नो सोल्यूशन, मतलब एक्स की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है। मतलब मैं एक्स को a1 डालता हूं तो एफ ऑफ a1 शुड नॉट बी जी ऑफ a1 ऐसे करके। तो नो सोल्यूशन के लिए एफ ऑफ ए आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू जी ऑफ ए आई, है ना। तो नो सोल्यूशन मतलब एफ ऑफ ए आई इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ ए आई। तो बेसिकली जी ऑफ ए आई, एफ ऑफ ए आई इज बी आई, तो जी ऑफ ए आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी आई। तो वो जो अभी बच्चे ने बोला वो एकदम सही बोला। आई होप यू सी दिस कि यार ए जी ऑफ ए वन शुड नॉट बी बी वन, क्योंकि जी ऑफ ए वन बी वन हो गया तो ए वन वुड बी अ सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये इस पे नहीं होना चाहिए, ये इस पे नहीं होना चाहिए, ये इस पे नहीं होना चाहिए। तो वैसे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, तुम जी फंक्शंस कितने डिसाइड कर सकते हो, हाउ मेनी वन वन फंक्शंस आर देयर, हाउ मेनी बाइजेक्शंस आर देयर। तो टोटल बाइजेक्शंस तो n फैक्टोरियल होते हैं, और जिसमें से ऐसे वाले फेवरेबल वाले कितने होंगे, dn। समझ आया, बोलो कितने जी फंक्शंस ले सकते थे, n फैक्टोरियल, और कितने फेवरेबल हैं, dn, any इज dn, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, समझा। तो क्या बन जाएगा, पीई इज dn की खुद की वैल्यू क्या होती थी, n फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 माइनस 1 रेज टू n बाय n फैक्टोरियल, ये dn होता था इफ यू रिकॉल। ठीक है, तो इसको आप बस इतना सा और कर दो, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल एड सब्ट्रैक्ट कर दो। आफ्टर दैट यू विल सी फॉर इट योरसेल्फ एज ऐसा टाइप का बन रहा है। तो ये सबको याद आ जाना चाहिए, सर ये तो e रेज टू -1 है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/e। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सर इज 1/e। हाँ बोलो। तो वो डिवाइड बाय n फैक्टोरियल कैसे किया आपने? एनी बाय एन एस। तो एनी क्या बन रहा है, एनएस तो क्या बन जाएगा, कितने बाइजेक्शन हो सकते हैं, हाउ मेनी बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी फॉर जी फंक्शन, बाइजेक्शन कितने हो सकते हैं, टोटल n, बाइजेक्शन एन फिर n फैक्टोरियल है। माइनस वन ना। अबे एन फैक्टोरियल ना, ये एन ऑब्जेक्ट्स को इन एन प्लेसेस पे बिठाना है, एन फैक्टोरियल। करेक्ट, यस सर। और एनी तूने तो तुमको समझ ही आ रहा है कि डी डी एन है, हाँ सर, वो ऐसा सेम चाहिए जगह पे कि नहीं होने के लिए dn देते हैं। बस बस खत्म। ओके। हम्म। सर हम्म। सर क्वेश्चन 11 में हम्म। आपने इंटू 4 क्यों किया लास्ट में? कहाँ पे, ये नहीं, इसके ऊपर। इसके ऊपर, नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन 11, सॉरी। इंटू 4 इसलिए कि मैं मान ले अगर इसको 4 के लिया तो इसको 4 के प्लस 2 लेना पड़ेगा ना, तो एक केस बन गया ऐसा। बट ऐसे कितने केस बन रहे हैं, अगर इसको 4 के प्लस 1 रहे हैं तो इसको 4 के प्लस 3 ले रहा हूँ, तो इसका भी 25 × 25, फिर इसका भी 25 × 25, 25 × 25, तो 4 बने हैं ना। ठीक है। अच्छा ठीक है। चलो, एंड 13th क्वेश्चन। हाँ सर ये क्वेश्चन 12 में आपने बस एक ही केस लिया ना कि एफ ऑफ ए आई इज इक्वल टू बी आई, मतलब लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो लाइक एफ ऑफ ए वन इक्वल टू बी टू हो गया तो तब भी तो प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी ना जी की। जी, तू एक बार एफ को फिक्स कर, और जी मतलब वैसा आ जाए, एफ ऑफ ए आई शुड नॉट बी इक्वल टू जी ऑफ ए आई, यही चाहिए ना। तो वॉट एवर एफ ऑफ ए आई इज, एफ ऑफ ए आई जो भी है, जी ऑफ ए आई सेम नहीं होना चाहिए, तो डीएन ही तो हो गया। अच्छा। अगर तू बोलना चाह रहा है कि एफ का क्यों नहीं लिया तो ले ले, एक सेकेंड, ये सही है ना। अगर एफ का भी लेगा तो ये बन जाएगा, फंक्शन एफ चूज करने के लिए कितने वेज, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, उसमें कोई वही नहीं है, मतलब एफ तो कुछ भी चूज करो, जी विल डिसाइड ना, ये हो जाएगा ना बात बोलने के लिए। यस सर। दोनों एफ और जी मिला के, मतलब थिंग इज कि एफ अगर फिक्स करते हो तो जी का ये होना चाहिए, ऐसा। चलो, तो अभी क्या बन रहा है बच्चों, उसने बोला है कि क्वींस डू नॉट अटैक ईच अदर, तो डू नॉट अटैक ईच अदर से बेटर पता है क्या रहेगा, आंसर विल बी
NE, हाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो ना, एक ही तो सेट है। टोटल माइनस अटैक ईच अदर, ठीक है, टोटल माइनस अटैक ईच अदर वाले। और NS तो सबको पता है 64C2, ठीक है। तो अटैक वाले काउंट करते हैं बच्चों, अटैक वाले कितने बन रहे हैं। तो अटैक पोजीशन कौन सी हो सकती है बच्चों, 2 हॉरिजॉन्टल, यस और नो, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर हैं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे हैं। अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो दे विल अटैक ईच अदर। तो 8C2 समझा, फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो देयर आर 8C2 ऑप्शंस, इनटू 8 समझा आई होप। 2 वर्टिकल पे हैं, तो वर्टिकल मतलब ये इस पे है अगर, तो 8C2, बट ऐसी 8 वर्टिकल लाइंस हैं। और तीसरा क्या हो सकता है क्वीन के लिए, डायगोनल। तो अगर दो डायगोनल अटैक कर रहे हैं तो देखो डायगोनल पे कितने तरीके से अटैक कर सकते हैं, देखते जाओ। तो डायगोनल पे कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये दो बड़ी डायगोनल ले लेते हैं। तो 8C2 इंटू 2 समझा, बड़ी वाली डायगोनल पे है, तो 8C2 इंटू 2 प्लस डायगोनल में ये वाली डायगोनल हो सकती है, बट इसमें कितने बच्चों को समझ आ रहे हैं, इसमें 7 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से कोई से भी दो उठाओ। नेक्स्ट इस वाली डायगोनल पे अटैक कर सकते हैं एक दूसरे को, तो 6C2 समझ आ रहा है, ऐसे करते करते 2C2, ये समझा है ना, ये लास्ट वाला अरे इंटू 2C2 टू नहीं करेंगे? इंटू 4 करेंगे ना, 2 क्यों, ओह सॉरी, है 4, ना। यस एक तो यस यस। ऐसा वाला, एक और नीचे वाला, फिर एक ऐसा वाला भी तो लेगा, हाँ है ना। तो टोटल डायगोनल्स पे भी काउंट कर लिया मैंने, तो इंटू 4। तो अपना प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है बच्चों, टोटल तो 64C2 है, तो 1 माइनस ऐसे कर लेता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैकिंग, तो कितना बन रहा है 8C2 इंटू 18 प्लस 4 टाइम्स, इसमें तो वो लग रहा है ना RCR से लेकर NCR तक, 8C3 इंटू 4 अपॉन 64C2, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको निकाल के रख लो, दिस इज गुड इनफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर के, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। चलो तो आज भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन को क्या क्या करना है। तो आज मैं सर, थोड़ा सा 14। 14 और कौन सा था, 13 था लास्ट, 14 कहाँ से आ गया, ये लास्ट था। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो चलो सुनते जाओ, अभी स्टार्टिंग के 10 मिनट तो आपको सुनना ही है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो ये जेई के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आप बहुत फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर तो करते रहोगे, बुकलेट में भी दिए हैं, टेस्ट पेपर्स में भी आई जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। तो समझने की कोशिश करना, फिर आप लोग खुद ही थोड़ा सा इंस्टिंक्टिवली बता दोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो geometric probability is basically a thought process और टूल, पता नहीं क्या लिखूं, a thought process to deal with, a thought process to deal with problems with infinite sample space slash outcomes, all right। in such scenarios, in such cases जब NE and NS are becoming infinite, ठीक है, in such cases we associate our problem, जो भी उसने दिया हुआ है, our problem with a geometrical situation, geometrical और graphical, जो भी आप बोलना चाहो, graphical situation, हम उसको एसोसिएट या फिर इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा ग्राफिकली, कि चलो इसको ऐसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं दिखाता हूं, बेसिकली हो ये रहा है, दैट इज व्हेन NE एंड NS इनफाइनाइट हो रहे हैं, सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
तो जब ये हो रहे हैं तो अपन इसको ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्ट कर देते हैं, एसोसिएट और ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम्स विद अ इनटू अ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन। ठीक है, चलो तो मैं एक सिंपल सा पहले एग्जांपल लेता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं कि व्हाट इज एन ई एन एस इनफाइनाइट, व्हाट इज एन ई एन एस टेंडिंग टू इंफिनिटी। चलो ध्यान से देखो, एग्जांपल कुछ ऐसा है। इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 2 है और ये इनर वाले का रेडियस 1 है। चलो, अ पर्सन थ्रोज अ डार्ट। ठीक है, ये डिस्क हैं, ऐसे करके अलग अलग कलर के हैं। अ पर्सन थ्रोज द डार्ट क्या, एक सेकंड कलर अलग अलग कर देता हूँ, ये रेड है, बस रेड इज इनफ, एंड इट हिट्स द डिस्क। ठीक है, therefore probability, what is the probability that it hits in red region, in the red region? So let's try to apply our classical definition of probability. What is the classical definition of probability? Number of elements in E upon number of elements in sample space. तो इवेंट है रेड वाले रीजन में हिट करना और सैंपल स्पेस है टोटल रीजन में हिट करना। तो चलो मुझे बताओ, टोटल रीजन में हिट करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके से? उसका एरिया infinity ऐसे तो इन्फिनिटी है ना। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस ग्राफ, ऑन दिस infinity डिस्क हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? प्रीटी ऑब्वियस सर, इन्फिनिटी है। और एन ई भी क्या है, कितने तरीके से छोटी डिस्क पे आप हिट कर सकते हो सर, वो भी इन्फिनिटी है। तो थोड़ा सा फील आया, व्हाट यू मीन। ये वैसे क्वेश्चन इज, ये तो लिटरली, ये तो उसने ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ये ज्योमेट्रिकली दिया हुआ है ना। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज अ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन, अपन को ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ा है। बट मैं फिर भी समझाना चाह रहा हूँ कि एन ई एन एस इनफाइनाइट क्या होता है। तो ये दिख गया कि यार यहाँ पे तो एन ई कॉमा एन एस इनफाइनाइट हो रहे हैं, तब अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे? देन प्रोबेबिलिटी, आप एक काम करो, आपका जो गट फीलिंग, जो इंस्टिंक्ट आ रहा है वही मेरे साथ शेयर कर लो, बताओ क्या आ रहा है इंस्टिंक्ट? 1/32 एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल अपॉन पूरा डिस्क का सर एरिया। एरिया। तो आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला। और वो प्रिटी, आई थिंक इट इज प्रिटी नेचुरल टू फॉलो दिस, जो भी आपका इंस्टिंक्ट है ना, कि भाई फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो सबको समझा, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो 1/9 समझा सबको बच्चों? यस सर। बहुत इजी है, देख लो, इतना कॉपी करो, इतना कॉपी करो।
चलो तो अगर ये छाप के बाद तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से देखो, तो जैसे आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, बट पहले चुपचाप सुनते जाओ। यूजुअली जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे इन अ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन, तो यूजुअली व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग वी फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ independent variables. The key thing is independent variables associated with the problem. अपने प्रॉब्लम में जो भी अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी लगता है, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल है खाली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, प्लॉट इट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्लॉट कर दो, और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ये मेरे साथ लिख सकते हो, बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये, मैं एक आध एग्जांपल भी दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। इफ टू वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड, तो वैसे बेसिकली दो वेरिएबल से ज्यादा पूछ नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेशन बिकम्स इम्पॉसिबल दो वेरिएबल के बाद। प्लॉट देम, जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको प्लॉट किसके अलोंग करोगे, प्लॉट देम अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय फेवरेबल एरिया, जो भी वो कंडीशंस देगा सच दैट ये सच दैट वो, उसके हिसाब से अपन एरिया शेड कर देंगे। तो फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। थर्ड वाला क्या बन जाएगा, टू वेरिएबल्स, देन प्लॉट देम अलोंग x, y and z axis, then PE Sir, will be, three variables. sorry, if it has three variables, then a favorable volume upon total volume। तो ये तो खाली फॉर्मेलिटी है, आपको 1 या 2 वाला ही पूछेंगे। वैसे भी जेई इस पे बहुत टाइम से कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उतना काफी है। तो अगर 3 वेरिएबल है तो उनको एक्स, वाई और जेड के अलोंग प्लॉट करके लाओ, और उसके हिसाब से क्या 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 बोला है उसके हिसाब से फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, सॉरी, ये हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडियोलॉजी कि भैया आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे। बट हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि सर बोल क्या रहे हो ट्रांसफॉर्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मिंग। चलो ये देखो, वैसे ये मैं एज अ क्वेश्चन ही दूंगा, तो अभी बस सुनना, मैं इसको एज अ क्वेश्चन दूंगा तो तब ज्यादा अच्छे से अपन इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलो, तो दो लोग हैं, टू पीपल डिसाइडेड टू मीट, एकदम चल अपन स्टारबक्स पे मिलते हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला, दे डिसाइडेड टू मीट बिटवीन लेट्स से 10 AM to 11 AM, चलेगा। टू पीपल डिसाइडेड टू मीट एट स्टारबक्स बिटवीन 10 AM and 11 AM, चलेगा। ये अपना क्वेश्चन है। तो इफ टू पीपल डिसाइडेड टू मीट बिटवीन 10 AM and 11 AM, उसके बाद वो कुछ प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन पूछेगा, वो ठीक है चलो। बट मुझे बताओ सबसे पहले इसमें NS क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि चलो दोनों 10:30 बजे के बाद आए, व्हाटएवर। तो प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पूछना, मैं तो खाली आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें टू पीपल डिसाइडेड टू मीट बिटवीन 10 AM and 11 AM, उसके बाद बोलता है कि प्रोबेबिलिटी चलो बोथ कम आफ्टर 10:30, ऐसा कि क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों 10:30 बजे के बाद आ जाए। तो मुझे सोच के बताओ इसमें NS क्या है, 1/4. इनफाइनाइट है कि नहीं बताओ। ये तो समझ रहा है कि यार 10 से 11 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट टाइम्स वेयर दे कुड हैव अपीयर्ड, वेयर दे कुड हैव अराइव्ड, है ना। इनफाइनाइट है सर, इनफाइनाइट है। ओके चलो ठीक है, इनफाइनाइट है। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में ऐसा बत्ती जला कि इनफाइनाइट टाइम है अवेलेबल, तो इसका मतलब इसको मुझे थोड़ा ज्योमेट्रिकल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, यस वेरी गुड, यश वेरी गुड, सही है। मुझे बताओ कि इसमें वेरिएबल्स कितने, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन दिस एग्जांपल, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वी कैरिंग, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। 1
कौन सा वेरिएबल है 1 अकॉर्डिंग टू यू? So the time length of time from 10 to 11. नो नो, तो दो वेरिएबल का आना कितने वेरिएबल्स हैं? से बचे आना तीन कौन से केयर टू टेल? कौन से 3 वेरिएबल हैं? या 10 to 11 AM वो वेरिएबल थोड़ी है, वो तो फिक्स्ड है कि 10 और 11 के बीच में आना है। वेरिएबल ये है, हाँ, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 Time हैं। after first person comes and second person. हाँ, अरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं। कौन वेरी क्या कर रहा है इसमें? टाइम ऑफ अराइवल कभी भी आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाले पर्सन का टाइम ऑफ अराइवल है वो एक वेरिएबल है, और जो सेकंड वाले पर्सन का टाइम ऑफ अराइवल है वो वेरिएबल है। एंड दे आर इंडिपेंडेंट। यस, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला कि दोनों का टाइम ऑफ अराइवल रिलेटेड है। बात समझ आई? तो आप ए को किसके अलॉन्ग प्लॉट करोगे? मतलब कितना प्लॉट होगा बताओ? कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि आप ये वाले पॉइंट को मान लो 10 बजे 10 AM, ठीक है? यहां से 60 मतलब 00 इज लाइक 10 बज रहे हैं। 60,0 मतलब समझ गए? ये हो गया तुम्हारा ए। बात समझ आ रही है किसी को? यस सर। तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या होगा आपके हिसाब से? देन 60,0 का मीनिंग क्या है? कि ए 11 बजे आ रहा है। सिमिलरली बोलो, समझ आ रहा है? बी कैन बी 0 to 60। तो कितने बच्चों को समझा कि तुम्हारा टोटल एरिया क्या क्या हो सकता है? ए और बी दोनों 0-60 के बीच में लाई कर सकते हैं ना। तो सिंस ए एंड बी बोथ कैन लाई बिटवीन 0 to 60, तो ये तुम्हारा टोटल एरिया हुआ कि नहीं बताओ? टोटल रीजन in which every point corresponds to a unique time of arrival। अब जैसे मैं ये वाला टाइम बोलता हूँ, ये वाले टाइम का मतलब क्या हुआ? दिस पॉइंट corresponds to what? दोनों 11 बजे। दोनों 11 बजे है। यहाँ पे मिडिल पॉइंट लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है? दोनों 10:30। दोनों 10:30 बजे है। और ये वाला, इसका मतलब है ए 10:30 बजे आया, बट बी तो 10 बजे आ सकता था, क्योंकि 30,0 ना। तो तुम्हें बच्चों को समझ आ रहा है? एवरी पॉइंट मैप्स टू ए यूनिक टाइम ऑफ अराइवल। तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ यार, मतलब इट मेक सेंस टू कन्वर्ट दिस इनटू अ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन। ठीक है, ओके? यस सर। हाँ, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलवा रहा मैं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट प्रोबेबिलिटी राइट नाउ, बट ये समझे कि ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तो ऐसे करोगे आप पहले नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स काउंट करो, उसके बाद वो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी बोलेगा वो निकालते रहेंगे अपन। उसके लिए उसका एरिया शेड कर देंगे, वो एरिया शेड कर देंगे, डोंट वरी। बट आई होप यू गेट द आइडिया। वो तो क्वेश्चंस में मैं देने ही वाला हूँ आपको, डोंट वरी। क्वेश्चंस में तो देने ही वाला हूँ मैं आपको, डोंट वरी। तो इसको भी कॉपी कर लो बच्चों, और मैं थोड़े से क्वेश्चन देना चालू करता हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस के थ्रू ही अच्छे से एक्सप्लोर होगा। तो स्क्वायर का मिडिल पॉइंट मतलब वो सेंटर क्या डिनोट करता है और क्या टाइम डिनोट करता है? 30,30। तो 30,30 का मीनिंग क्या हुआ? कुछ सोच के बताओ। तो दोनों एक टाइम पे मीट कर रहे क्या 10:30 पे? दोनों 10:30 बजे अराइव किए, और हाँ चलो दोनों सेम टाइम पे 10:30 पे अराइव किए, मतलब एक पॉइंट पे, मतलब 10:30 पे मीट किए, सही है। बट बोथ अराइव्ड एट 10:30, ऐसा हो गया, ठीक है? यस हाँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके ग्रुप पे फोटो पोस्ट कर रहा हूँ। हेलो सर। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हुआ था। आपने जो 10 से 11 का प्रॉब्लम बोला सर, उसका मुझे सोल्यूशन नहीं सुनने मिला सर। क्या आप explain सोल्यूशन कर सकते हैं? समझाया ही नहीं मैंने बस बोला कि आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये समझा था। यस सर। तो जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आप उनको एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट कर दो। तो आपने क्या बोला? जैसे ओरिजिन को बोल दो 0 को, कि 0 मतलब 10 बजा हुआ है, और एक पॉइंट मार्क कर दो 60,0, इसका मतलब है 60 मिनट आगे, तो 11 बज गई। तो 60,0 क्या डिनोट करता है? कि ए 11 बजे आया। ऐसे ही आप बी के लिए भी क्या कर सकते हो? बी भी 0 से लेकर 60 कभी भी ला सकता है ना। तो बी वाली एक्सिस पे 0 to 60, तो ए और बी दोनों 0 to 60 हैं, इसका मतलब है ये वाला रीजन हो गया ना। टेक्निकली क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी दोनों 0 to 60 आ सकते हैं, तो ये रीजन हो गया आपका NS। तो NS इज बेसिकली दिस एरिया 3600। तो अपन ने ये रीजन शेड कर दिया,
और प्रोबेबिलिटी के लिए वो कुछ ना कुछ इवेंट देगा आपको, तो इवेंट के हिसाब से शेड करना स्टार्ट करना, ठीक है। ओके सो थैंक यू वेरी ओके चलो, तो अभी आपको मैंने ग्रुप पे क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए हैं, पोस्टेड ऑन द ग्रुप, पोस्टेड ऑन द ग्रुप। तो जो ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है वो काफी थोड़ा ऊपर डिसेंट जाओ ना। प्रैक्टिस सम्स हैं। वो काफी डिसेंट प्रैक्टिस सम्स हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गुड इनफ, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, दिस इज गुड इनफ, ठीक है। तो पढ़ पढ़ के करो। क्वेश्चन 1 सिंपल है, आपको खुद को समझ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ट्राई करना स्टार्ट करो, इजी है बच्चों। एक बार आप बस ये सोचना कि लिटरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट, उसके हिसाब से फिर प्लॉटिंग स्टार्ट कर दो। तो क्वेश्चन 1 ट्राई करो, 2 मिनट और देता हूँ, इजी क्वेश्चन है बच्चों। नहीं यार 1/3 नहीं आएगा यार, हाँ ये सही है। तो P is chosen randomly from 0 to 6, तो 0 से 6 में उठाने, नंबर उठाने के लिए कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो NS सबको समझा, फिर आपको कुछ और तरीके से करना पड़ेगा, NS इनफाइनाइट है। देन आप ये देख लो कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है इसमें। तो एक वेरिएबल है तो उसको एक सिंगल लाइन के अलोंग प्लॉट कर दो। तो टोटल लेंथ कितना है बच्चों, तो 0 से 6 से उठा सकते हैं, तो आप उसको टोटल लेंथ बोल दो 6 यूनिट्स, ठीक है, 0 to 6। और उसके बाद फेवरेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एन ई उसने बोला है कि x² प्लस पी एक्स प्लस पी बाय प्लस 2/4 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स रियल आ जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके रूट्स रियल के लिए कितने बच्चों को समझा, दिस इज गुड इनफ। तो b² minus 4ac should be greater than equals to 0, तो दिस इज p minus 2 into p plus 1 greater than equals to 0। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 2 greater than equals to 2। Therefore any कितने बच्चों समझ आ रहा है, 2 to 6। और any p belongs to 2 to 6, मतलब फेवरेबल लेंथ कितना है बताओ बच्चों, हमें प्रिफर्ड और फेवरेबल लेंथ कितना है, 2 से 6 मतलब 4 यूनिट चलेगा। तो थोड़ा सा आइडिया लगा बच्चों को।
Yes, sir. नहीं यार, यश थोड़ा सा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट वाले में हाँ अभिनव करेक्ट, मतलब इन अ वे करेक्ट, मतलब राइट डायरेक्शन में हो, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। रीजन कौन सा आएगा वो आपको ढंग से शेड करना है, सोच समझ के रीजन शेड करना है। ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ बच्चों, पानी पी के। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन सोच समझ के। क्वेश्चन 2, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ए एंड बी। तो जो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, उनको प्लॉट कर दो। तो कर लेते हैं, चलो भाई। अरे यार कौन बनाएगा, हाथ से बना लेता हूँ। तो एक ये है और एक ये है, तो एक ए एक्सिस है और एक बी एक्सिस है, ठीक है। तो सबको समझा, ए और बी दोनों 0 से 6 लाई कर सकते हैं, ए और बी दोनों 0 से 6 लाई कर सकते हैं, तो टेक्निकली एक स्क्वायर बन जाएगा बच्चों NS। दिस इज NS, है ना। NS इज 36। ये 6,0 है, ये 0,6 है, इंडिपेंडेंटली कुछ भी हो सकता है। और NE के लिए क्या करेंगे? NE कौन सा वाला रीजन है बच्चों? रियल रूट्स। तो a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b। तो a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b का मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4b मतलब बेसिकली x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4y। समझ आ रहा है? बोलो। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y ये वाला है, बट ग्रेटर चाहिए तो ये रीजन हो गया जिसमें x कोऑर्डिनेट बड़ा हो। बोलो। और ये तो आपको समझ आ ही रहा है, NE बन जाएगा द एरिया 0 to 6 x2 minus x1, तो 6 माइनस रूट ओवर 2y dy। बोलो समझा? एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंटल स्ट्रिप मान के कर लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मान के कर लो। तो इसका विड्थ है dy है, हाइट है 6 माइनस 2 रूट y। ये जो भी आंसर आ रहा है बच्चों निकाल लो यार, अभी मेरे को कैलकुलेशन का मन नहीं करता। इफ यू अंडरस्टैंड। हाँ देवांश, ये वाला जैसा दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। तो ये जितना भी आ रहा है दिस इज योर NE, कैलकुलेट कर लो। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा है, ओके। अब क्वेश्चन 3 सोच समझ के ट्राई करना। सर हाँ आप वो थर्ड पॉइंट दिखा सकते हो जो नोट का?
थर्ड पॉइंट वॉल्यूम वाला, हाँ तो टोटल वॉल्यूम बाय क्या? ओके फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके ओके सोल्यूशन दिखाना। ठीक है, देखो थर्ड ट्राई करो। थर्ड इज अ गुड क्वेश्चन। वैसे थर्ड में आप कुछ कुछ पार्ट्स को तो ऐसे लॉजिकली कर सकते हो। लॉजिकली मतलब समझ रहे हो, एक दो पार्ट्स को तो आप ऐसे बस डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो कि सर इसका प्रोबेबिलिटी इतना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, बट सबका नहीं कर पाओगे। तो अभी मैं बस इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें से थोड़े से लॉजिकली हो जाएंगे बट सब नहीं हो पाएंगे। वैसे ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बट जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अपन, जनरल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना प्रैक्टिस काफी है। और चाहिए होगा तो एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा होमवर्क के लिए, बट पहले इतने करते हैं। क्वेश्चन 3 सोचो। टू फ्रेंड्स ए एंड बी डिसाइडेड टू मीट एट अ सर्टेन प्लेस बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। तो आई होप ये तो सबको समझ ही गया हो। क्या समझ गए हैं? एनएस तो सबको समझ गया ना बच्चों? एनएस सबको समझ चुका है। तो मैं डायरेक्टली इतना प्रिटेंड नहीं करता हूँ। ये 60 to 0, ये 0 to 60 है। ठीक है, सिंस ए एंड बी का टाइम ऑफ अराइवल 10 और 9 और 10 के बीच में कभी भी था, तो आपका एन ऑफ एस इज दिस शेडेड रीजन 3600। अब जो जो भी लिखा हुआ है उसके बेसिस पर पढ़ के प्लॉट करो और सोच के बताओ क्या आंसर आ रहा है। ट्राई करो करते जाओ यश, बहुत सिंपल है। करो करो करो, मैं भी हो जाएंगे इजीली। सही है वो, करते जाओ, बट शेड जरूर करना, प्रॉपरली रीजन बनाना। रूट, यह सारे के सारे रैशनल आंसर, रूट गलत है। फर्स्ट का आ गया बच्चों, फर्स्ट का क्या बोल रहा है वो? ए हाँ सर। अराइव्स बिफोर बी, तो ए बी के पहले आ जाए, इसका मतलब है कितने बच्चों से समझ रहा है? ए इक्वल्स टू बी, तो ये हो रहा है ना y इक्वल्स टू एक्स लाइन। इसका कोई सा भी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? ए और बी सेम टाइम पे अराइव कर रहे हैं, बट उसने बोला ए को बी से पहले अराइव करना है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट लेसर होना चाहिए। तो सबको समझा, ए का कोऑर्डिनेट लेसर के लिए ये वाला रीजन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा बच्चों? साफ साफ दिख रहा है, हाफ। ठीक है, ये एन ई है। सेकेंड ट्राई करो इसका। ए एंड बी अराइव एट सेम टाइम, वो लेंथ हो गया ना। ए एंड बी अराइव एट द सेम टाइम, पर सर ये लेंथ अपॉन एरिया आ रहा है इसमें मुझे। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी बताओ? 0। क्योंकि इस लाइन का एरिया 0 होता है। लाइन का एरिया इज टेक्निकली 0। सर बट एक छोटा चांस होना चाहिए ना कि दोनों सेम टाइम पे एंटर कर रहे हैं। हाँ सर ऐसे तो हो सकता है। हाँ, तो आपको सोचने में आया ना कि सर ऐसे कैसे हो सकता है सर, पीपल अराइविंग एट द सेम टाइम। 0 कैसे हो सकती है प्रोबेबिलिटी? भले बहुत कम चांस है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट 0 कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स दे कैन अराइव एट सेम टाइम, नो दे कैन नॉट। आप लोग कैसे सोच रहे हो? लिटरली ऐसे फिजिकली सोच रहे हो कि मैं गया मैकडी पे या फिर स्टारबक्स पे और वहां पे मेरा दोस्त मिल गया। यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेम टाइम। इमेजिन सेम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन सेम टाइम टू मी। क्या होता है सेम टाइम? walking through the door at the same time. हाँ, तो वो सेम टाइम क्या होता है बताओ?
We don't have a unit small m. हाँ, you understand? सेम टाइम तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ, बात समझ पा रहे हो? व्हाट इज सेम टाइम? कुछ तो डिफरेंस आएगा भाई, जरा सा, मतलब माइन्यूटेस्ट ऑफ डिफरेंस की दोनों में सेकंड का डिफरेंस है नहीं, मिली सेकंड का डिफरेंस है नहीं, नैनो सेकंड का डिफरेंस है नहीं, तो यू कैन स्प्लिट टाइम जितना भी ज्यादा अंदर स्प्लिट कर सकते हो, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ना, बात समझ आ रहे हो? बस तो खत्म, सीधी सी बात है, इट इज प्रीटी ऑब्वियस की प्रोबेबिलिटी जीरो है, सेम टाइम होते ही नहीं, ये तो फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आई थिंक इट मेक सेंस नाउ। आप क्योंकि सेम टाइम को क्या सोच रहे हो कि मैं वहां गया और वो भी वहीं दिख गया एकदम से, अच्छा ओए होए होए, बट वो नहीं है, मैथमेटिकली सेम टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम। व्हाट इज एग्जैक्ट सेम ऑन अ टाइमलाइन? वो तो मुश्किल हो गया ना फिर, बात समझ पा रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी जीरो समझ सही भी है, वो प्रोबेबिलिटी जीरो इज फाइन, प्रोबेबिलिटी जीरो इज फाइन, सेम टाइम पर अराइव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गया उनके टाइम ऑफ अराइवल में। थर्ड पार्ट सोचो। हाँ यस सही है, ए अराइव्स बिफोर बी बट 9:30 के बाद, बोलो, इजी है मेरे हिसाब से। ए अराइव्स बिफोर बी, तो ए बी के पहले अराइव कर रहा है तो अपर वाला ट्राइंगल, बट 10:30 के बाद अराइव कर रहा है, 9:30 के बाद, तो कितने बच्चों को समझा? 9:30 के बाद अराइव कर रहा है तो टेक्निकली कौन सा रीजन हुआ, बोलो? 10:30 के बाद, मतलब ये वर्टिकल डंडी के बाद, तो ये छोटू ट्राइंगल कितने बच्चों को समझा? दिस इज योर एनी, बोलो। यस तो ये एनी है तो फिर कितने बच्चों को समझा? प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/8 हो जाएगा बच्चों, है ना? ऐसे टोटल 8 ट्राइंगल बनेंगे, 1/8 आंसर है बच्चों। फोर्थ ट्राई करो, सोचो, आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट। चलो फोर्थ पार्ट बोलो। यस 9/32 निकालना पड़ेगा आंसर यार। कितने बच्चों को समझा? एनी के लिए मैथमेटिकल कंडीशन ये हुई बच्चों, मैथमेटिकली दे मीन टू से दिस, यस और नो। डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम ऑफ अराइवल शुड नॉट बी मोर देन 15, डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम ऑफ अराइवल शुड नॉट बी मोर देन 15, तो ये समझा? मॉड ऑफ x - y शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, बोलो, सोच लो एक बार। बस तो फिर इसको प्लॉट कर दो, तो इसको प्लॉट करना तो आते ही है सबको, इन दोनों के बीच में,
तो एक बार प्लॉट करो x माइनस वाई इक्वल्स टू 15, तो y 0 रखोगे तो x 15 और x को 60 रखोगे तो y 45। तो ऐसा टाइप का बन रहा है बच्चों कुछ। एक तो ये बन रहा है, ठीक है, 15,0 और ये बन रहा है 60,45 और दूसरा वाला सबको समझ ही रहा है, ये वाला बन जाए 0,15 एंड 45,60। तो इन दोनों के बीच में बोले तो ये वाला रीजन। तो NE/NS क्या बन रहा है बच्चों? NE बन जाएगा टोटल एरिया 3600, उसमें से ये ट्राइंगल्स 2 बार कटा दो, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स कटा दोगे तो डायमेंशंस तो 45 ही है। तो ये जितना भी वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई थिंक 9/16 जैसे ही आता है, आई थिंक इट इज 9/16, मुझे ऐसा सही लग रहा है। ये देख लो एक बार ये कैलकुलेशन क्या बन रही है। तो ये तो बन जाएगा 1 माइनस 9 इंटू 4 इंटू नहीं 9 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5 और नीचे है 3600, मतलब 9 इंटू 4 इंटू 100 10 इंटू 10, तो 9 गया 5 9/16 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करो सिमिलरली, ट्राई नेक्स्ट सम। आई होप सबको थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ट्राई करो, ठीक है। टू दिखा सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन 2? इसी क्वेश्चन का चाहिए कि किसी और का? ये देखो टू क्वेश्चन 2 का, ये तो ना जस्ट 7/16 होना चाहिए ना, 1 माइनस 9/16। तो सर 1 माइनस 9/16 है ना। अच्छा हाँ 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 सॉरी 7/16, 1 माइनस 9/16 सॉरी, यस 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 7/16 आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो उसको फिक्स कर देता हूँ, जितना भी आ रहा है कैलकुलेट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन 4 ट्राई करो। क्वेश्चन 4, मुझे बस ये सोच के बताओ कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। A rod of length L is divided into 3 parts and they are Two. painted red.
green and blue. Two. 3 2 red Third length green. is assigned automatically. हाँ, तो चलो मैं रेड का लेंथ असाइन कर देता हूँ। रेड का लेंथ चलो x है, ठीक है, और ग्रीन का लेंथ क्या है बच्चों, y है। तो कितने बच्चों समझ आ रहे हैं? तीसरा वाला जो ब्लू वाला है वो क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स प्लस वाई ना। तो इंडिपेंडेंट थोड़ी हुआ फिर तीसरा वाला, समझ आ रहे हो? तीसरा वाला इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो 2 ही हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 2 है। बट वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे ध्यान से सोच के बताना। मैथमेटिकली कंडीशंस क्या है? एनएस के लिए मुझे कंडीशंस लिख के बताओ कि एक्स और वाई पे क्या कंडीशन डालूं मैं। है तो इंडिपेंडेंट एक्स और वाई, बट उस पे लिमिटेशंस क्या से कहां तक है, जल्दी बताओ। एक्स और वाई पे कंडीशंस क्या क्या इंपोज करूं? सर x plus y less than equal to l. वेरी गुड। कितने बच्चों को समझ रहा है? एक्स और वाई, वैसे इक्वालिटी हटा देता हूं, इट मेक्स नो सेंस। एक्स और वाई 0 to l हो सकते हैं, हाँ, बट सर यू नीड टू इंश्योर दिस ऑल्सो। व्हाट? बोलो। एक्स प्लस वाई एल से बड़ा ना हो जाए, नहीं तो ब्लू वाले का नेगेटिव लेंथ आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारा एनएस का कंडीशन है। तो अब मुझे सोच समझ के बताना कि एनएस का रीजन क्या बन रहा है। व्हाट इज एनएस? एक्स और वाई 0 से ले तो पहले तो बड़ा स्क्वायर बना दिया, बट एक्चुअली एक्स प्लस वाई भी लेस देन एल होना चाहिए, नहीं तो फिर मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो सबको समझ आ रहा है कि ये वाला रीजन, दिस इज योर एनएस। जल्दी बोलो। नॉट द एंटायर स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंटली एल नहीं है। एक्स और वाई का सम एल से छोटा भी होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट है बट एक्स प्लस वाई का सम एल से छोटा होना जरूरी है। तो ये समझ आए कि एन एस इज हाफ एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ट्राई करो, चलो क्वेश्चन ट्राई करो। वैसे तो मीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के इंडिपेंडेंटली आंसर दे सकते हो। बताओ इंडिपेंडेंटली मतलब लॉजिकली, लॉजिकली यू कैन आंसर देम। Half. व्हाट? Half. हाफ? एक सेकंड, क्वेश्चन क्या दिया मैं देख लूं पहले। हाँ, रेड लॉन्गर देन ग्रीन। कितने बच्चों समझ रहा है? ऐसे लॉजिकली आंसर हमें पता है यार, या तो रेड लार्जर होगा या फिर ग्रीन होगा, सीधी सी बात है। इट इज प्रीटी डैम ऑब्वियस। तो हाफ प्रोबेबिलिटी कितने बच्चों समझ रहे हैं कि सर हाफ ही होगी, या तो रेड बड़ा होगा या ग्रीन बड़ा होगा, दोनों सेम बातें हैं, तो हाफ हाफ है ना। बट स्टिल आई एम आस्किंग यू टू डू इट बाय, स्टिल आई एम आस्किंग यू टू डू इट बाय ज्योमेट्री। तो सबसे पहले याद रखना कि एनएस की कंडीशंस तो ट्रू होनी चाहिए। तो फॉर एनी एनएस का कंडीशंस तो ट्रू होनी चाहिए, एनएस कंडीशंस तो ट्रू होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सैंपल स्पेस से बाहर थोड़ी जाएगा। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन क्या इंपोज कर रहा हूं? एक्स ग्रेटर देन वाई। तो एक्स ग्रेटर देन वाई के लिए समझ आ रहा है क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये रहा एक्स इक्वल्स टू वाई, तो एक्स ग्रेटर देन वाई समझ आ रहा है? ये वाला रीजन हो गया बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी समझो कि समझ गया। एन ई बाय एन एस हाफ दिख रहा है, बोलो देख लो एक बार। आधा ट्राइंगल ही है वो टोटल ट्राइंगल का, तो हाफ इज परफेक्ट, एकदम सही है। ठीक है सर हम्म। सर मुझे अभी भी थोड़ा डाउट आ रहा है, हमने एनएस का एरिया कैसे निकाला? ये कंडीशन लिखना आता है एक्स प्लस वाई लेस देन एल। पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल की लाइन बना, ओह एक्स ओके प्लस ओके वाई ओके, इक्वल टू एल की लाइन बना, और लेस यस देन सर, मतलब उससे नीचे वाला। या तो ये ओके रीजन ओके, हो गया ना। हाँ यस सर। हम्म। चलो ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आई थिंक यू शुड बी एबल टू गेट ऑलमोस्ट ऑल द सम्स। ट्राई करो।
चलो सेकंड वाला, रेड इज द लॉन्गेस्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, लॉन्गेस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी 1/3 है ना। लॉन्गेस्ट तो कोई सा भी हो सकता है, रेड, ब्लू या ग्रीन, तो यूं तो पता ही है, बट फिर भी अपन जबरदस्ती रीजन बना के करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, तो इसमें एनी के लिए क्या बन जाएगा एक्स्ट्रा, एक्स ब्लू से भी बड़ा होना चाहिए और एक्स ग्रीन से भी बड़ा होना चाहिए। 2x + y greater than L, तो ये कंडीशन बन रही है बच्चों, x greater than y and 2x + y greater than L। तो ये वाला प्लॉटिंग कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो x greater than y तो ये वाला ट्राइंगल, और 2x + y = L, तो x को 0 रखो yL और y को 0 रखो xL/2, तो ये इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट। तो ये रीजन आ रहा है बच्चों, दिस इज द रीजन। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये L/3, L/3 है। जब ये लाइन y = x को मीट करेगा, ये L/2, 0 है। तो आपका NE क्या बन रहा है, NE इस बड़ा वाला ट्राइंगल, बोलिए। आपने लास्ट में ग्रीन ग्रेटर देन ब्लू वाला कंडीशन बोला है ना, तो ग्रीन तो y है शायद, आपने ग्रीन को y अज्यूम किया है ना। तो नहीं, मैं सेकंड कर रहा हूं ना, फर्स्ट तो हाँ। हो चुका है। सर तो उसमें 2y + x greater than L होना चाहिए। मैंने बोला रेड ग्रेटर देन ग्रीन होना चाहिए एंड रेड ग्रेटर देन ब्लू होना चाहिए, है ना, ये हुआ ना। ओके, तो आप ग्रीन पे कंडीशन नहीं ले रहे हो, ग्रीन ग्रेटर देन ब्लू वाला कंडीशन नहीं लोगे। यार मैं सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, रेड को लार्जेस्ट होने के लिए देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू। इफ रेड इज लार्जेस्ट दैट स्टिल मींस ग्रीन कुड हैव बीन ग्रेटर देन ब्लू और ब्लू कुड हैव बीन ग्रेटर देन ग्रीन। ओके सर। हाँ, ग्रीन और ब्लू में कोई कंपैरिजन नहीं है, रेड ही को दोनों से कंपेयर करना है। तो एनी क्या बन रहा है, इस वाले छोटे ट्राइंगल के एरिया तो हाफ 1/4 L² है, और इस गरीब का क्या है, हाफ इंटू L/2 इंटू हाइट कितनी है L/3। ये NE कितना बन रहा है, अब L और 1 में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा, कितना बन रहा है 1/4 L²/4 कॉमन निकाल लूंगा, तो L²/6 बन रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बच्चों, 1/3। ठीक है, थर्ड केस ट्राई करो, थर्ड भी इजी है बच्चों, काफी इजी है थर्ड वाला। क्या बोल रहा है यश, मेरे को तो समझा नहीं। थर्ड स्टार्ट का QC इज एनी साइड का लेंथ इज लेस देन हाफ, नो दैट इज नॉट सफिशिएंट, नो। प्रॉपरली कंडीशंस लिखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी। अगर रेड ग्रीन से बड़ा है, तो रेड ग्रीन से बड़ा है तो ये होना चाहिए, एंड ग्रीन ब्लू से बड़ा है तो ग्रीन ब्लू से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस मिल गई, और क्या। हाँ, L/2 समझाता है, बट वाई, मतलब तीनों को L/2 से छोटे, तो ये जरूरी कि असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। प्रॉपरली कंडीशंस लिखो ना, गलत सलत मत बनाओ। तो क्या बन रहा है, x y से बड़ा एंड x + 2y L से बड़ा, ये कंडीशंस हैं NE के लिए। अब समझ गया हो कि ये भी आसानी है। तो पहले तो NS से बाहर नहीं जाना, तो इस ट्राइंगल के अंदर ही सोचना है।
x ग्रेटर देन y मतलब अभी ये वाला ट्राइंगल, और x प्लस 2y इक्वल टू l, तो मेरे हिसाब से x प्लस 2y इक्वल टू l ये बन रहा है, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन l, तो मतलब ये वाला रीजन बन रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन। अच्छा फोर्थ का बोल रहे हो तो भी ट्राई करो, चलो वो कंडीशन से जो भी आएगा आने दो। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या बन रहा है, एन ई, तो ये पॉइंट है l/2 कॉमा l/2, बोलिए। अच्छा मैंने गलत बनाया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यस 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 ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जब x 0 है y l/2, और जब y 0 है x इज, मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, जब x 0 है तब y l/2 है, सॉरी उल्टा बना रहा था मैं, क्या कर रहा हूँ। करेक्ट, थैंक यू। तो ये बन रहा है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट क्या है, l/3 कॉमा l/3 नॉट 0 0। तो इसको भी वैसे ही निकाल लो, एनी क्या बन जाएगा, हाफ l स्क्वायर, उसमें से ये वाला हटा दो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं हाफ l स्क्वायर नहीं, गलत कर रहा हूँ, इस वाले का एरिया क्या, हाफ l स्क्वायर बाय 4 है इसका एरिया, और उसमें से ये हटा रहा हूँ, तो कितना बन रहा है बच्चों, पता नहीं कितना बन रहा है, l स्क्वायर बाय 12 ना, समथिंग लाइक दिस। तो p कितना बन जाएगा, l स्क्वायर बाय 12 अपॉन हाफ l स्क्वायर, मतलब 1/6, विच वॉज लॉजिकल ऑल्सो। बच्चों यही ऑर्डर हो, रेड ग्रीन ब्लू, यही ऑर्डर हो, तो क्या आंसर होगा, 1/3 फैक्टोरियल ना। एक्चुअली क्या क्या हो सकता था, 3 फैक्टोरियल वेज, और उसमें से RGB चाहिए इज 1, तो 1/3 फैक्टोरियल मतलब 1/6 आना भी चाहिए था, आया भी। तो ये अपन लॉजिकली भी कर सकते थे बिना ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी के, बट क्वेश्चन 4 एकदम नहीं चमकता, क्वेश्चन 4 में आप गलती कर देते। तो क्वेश्चन 4 सोचो क्या करोगे। चलो आ गया फोर्थ पार्ट, आ रहा हो, सही है। फोर्थ पार्ट के लिए आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा, फॉर अ ट्राइंगल
हम्म So x and y less than 2/3 सम of ऑफ L. टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना? सर सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड फॉर एवरी पेयर देख लो एक बार, नहीं समझे तो पूछ लो। तो यहाँ से मिल रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन L/2 एंड यहाँ से मिल रहा है y लेस देन L/2 एंड x लेस देन L/2। तो ये तुम्हारी कंडीशंस हैं एनी की ट्राइंगल के लिए। तो लिख लो क्या बन रहा है, ये तुम्हारा NE ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू एल, वो NS से जो आया पड़ा है। x प्लस वाई इक्वल्स टू L/2 समझ रहे हो, ये रही। इससे ग्रेटर मतलब इसके ऊपर x और y L/2 तो x इक्वल्स टू L/2, y इक्वल्स टू L/2। आई होप दिख रहा हूं। तो x लेस देन L/2, y लेस देन L/2, वेयर x प्लस वाई ग्रेटर देन L/2, ये रीजन बन रहा है बच्चों। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहा है, टोटल तो ये 4 ट्राइंगल है और बाकी है, तो ये दिख रहा है चारों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो 1/4। ठीक है, देख लो एक बार, सिंपल था। नेक्स्ट ट्राई करो। So can we do x plus y greater than the third side and y minus x less than the third side, or x minus y y less? y y y माइनस एक्स लेस देन थर्ड साइड, बट ये तीनों के लिए होना चाहिए ना, इट शुड बी टेक्निकली फॉर ऑल थ्री, ऑल थ्री। खाली दो साइड्स का था, तीसरे से बड़ा, इसका ये मतलब नहीं था ट्राइंगल बन जाएगा। एवरी पेयर का Okay. सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड। So, but we did the difference also. आई थिंक सही है, फिर डिफरेंस भी करके देख लो, बट इंश्योर हो जाएगा उससे कि a प्लस बी ग्रेटर देन c एंड मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन c, इससे इंश्योर हो जाएगा। डज इट इंश्योर अ ट्राइंगल? ट्राइंगल है Yes. तो ये ट्रू होना चाहिए, बट ये है तो ट्राइंगल ट्रू जरूरी है क्या? ये भी तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैंडमली अगर मैं ट्राइंगल सिलेक्ट करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है मैंने एक्यूट ट्राइंगल बनाया है? सोचो, क्वेश्चन 5 है एक्चुअली ये।
आ रहा है बच्चों? क्या करोगे? कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं बोलो? एक रैंडम ट्राइंगल सिलेक्ट कराएं। बोलो, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यार, मैंने क्वेश्चन सही दिया ना? एक सेकंड, बच्चे क्यों गलत बोल रहे हैं ऐसा? नहीं सर सही है। हाँ तो बच्चे 3 बोल रहे हैं, कुछ 3 नहीं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दोस्तों। तो इस पे रेस्ट्रिक्शन क्या है बच्चों? ए और बी दोनों 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट दैट, ए प्लस बी भी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ये समझाऊं कि समझ गया? ये एनएस है। बोलो, थर्ड एंगल जो सी है वो भी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो बेसिकली ए प्लस बी 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, है ना बच्चों? सोच लो पहले एक बार, तीनों एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए और सम तो पाई है ही। तो ये एनएस बन रहा है आपका। तो एनएस अपन ध्यान से प्लॉट कर लेते हैं। तो एनएस क्या बन रहा है बच्चों? एनएस इज बेसिकली दिस, ये पाई कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा पाई है। दिस इज बेसिकली एनएस, ठीक है? और एन ई क्या बन जाएगा? एन ई के लिए कंडीशंस क्या है? ए और बी दोनों 0 से π/2, एंड तीसरा वाला जो है, तो तीसरा एंगल ये है पाई माइनस ए प्लस बी, वो भी 0 to π/2। तो बेसिकली क्या बन रहा है? ए कॉमा बी 0 to π/2, एंड इसका मतलब बन रहा है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। ठीक है, तो इनको प्लॉट कर देते हैं साइमल्टेनियसली। एनी के लिए आपको ये प्लॉट करना है, ये नीचे वाला। तो a प्लस बी π/2 से बड़ा, तो a प्लस बी इक्वल टू π/2, तो ये वाला लाइन है। a प्लस बी इक्वल टू π/2, तो ये वाला लाइन है। तो a प्लस बी π/2 से बड़ा, बट a और b इंडिविजुअली π/2 से छोटे हैं। तो समझ आया? प्रोबेबिलिटी इसकी भी क्या बन रही है बच्चों? 1/4। चलेगा? यस सर। है ना? तो ये दिस इज गुड इनफ प्रैक्टिस, दिस इज गुड इनफ प्रैक्टिस ऑन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। इससे ज्यादा कोई कुछ पूछेगा नहीं आपसे। और एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बट वो घर के लिए, ठीक है? क्वेश्चन 6 दिख रहा है, वो थोड़ा डेंजर सम है। वो क्वेश्चन 6 थोड़ा डेंजर सम है, तो क्वेश्चन 6 एक काम करो, घर से करके लाओ, ठीक है? क्वेश्चन 6 घर से करके लाओ, मैं अब कुछ पढ़ा देता हूँ। चलो, तो टेक्निकली एक्चुअल प्रोबेबिलिटी अब स्टार्ट हो रहा है, मतलब जब अपन को थोड़ा सा नया पढ़ना है। पीएनसी वाला अपन को आता था, और ज्योमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब और इससे आगे वाली चीजों में ही अपन को बहुत अच्छे से चीजें देखना है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूं, मेरे को याद आ गया। क्वेश्चन 7 ये भी घर के लिए, ज्योमेट्रिकल के लिए है। तो ये क्वेश्चन 7 भी ऐड कर देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन 7 क्या है? 3 केमिकल्स ए बी एंड सी, ठीक है, इन 100 मिलीलीटर जार्स रिस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ दिया हुआ है मान लो, ठीक है? इफ chemical A is mixed with another chemical, any other chemical, it expands 3 times, वो 3 times ऐसे expand कर जाता है केमिकल का अमाउंट, ठीक है? whereas B expands 2 times and C नो एक्सपेंशन, मतलब C का अमाउंट चेंज नहीं होता, वो उतना का उतना ही रहता है, एक्सपैंड नहीं करता वो, ठीक है? ऐसी कोई रिएक्शन होती है मान लो। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं? इफ randomly some amounts of A, B and C were mixed and kept in a 30 milliliter jar,
therefore probability the mixture spills out. समझ आया? मैंने रैंडमली ए बी और सी मिक्सर का कुछ अमाउंट डाला, तो मैक्सिमम 100 अमाउंट हो सकता है और मिनिमम वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, 0। तो मैंने रैंडमली ए बी और सी का अमाउंट डाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 30 ml वाले जार से स्पिल आउट हो जाएगा? तो ये सोच के आना घर से, ठीक है? ओके, ये भी घर के लिए। तो 2 क्वेश्चन घर के लिए बच्चों, 6 और 7। हाँ शिवांश, जस्ट ऐसे अगर तुमने उसको किसी से भी मिक्स करा, वॉट एवर यू मिक्सड इट, वो अपने आप 3 टाइम्स एक्सपैंड हो जाएगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। पर उसमें ऐसा केस भी कंसिडर करना है क्या कि मतलब ए का 30 से ज्यादा डाल सकते हैं, तो ऐसे ही स्पिल हो जाएगा? सारे ही आ जाएंगे, और केस थोड़ी बनाएंगे उसको। ए के कितने पॉसिबिलिटीज हैं मिक्सचर डालने के लिए? ए के कितने पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या डाल सकता हूँ मैं? बी का क्या क्या अमाउंट ले सकता हूँ, सी का क्या क्या अमाउंट ले सकता हूँ? 0 से 100 डाल सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सबका एक साथ मिलके 30 ही होना चाहिए। अरे नहीं, अरे रैंडम अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी वर मिक्स्ड एंड दैट अमाउंट इज केप्ट इन अ 30 मिलीलीटर जार। तो हो सकता है मैंने तीनों का एक ही लिया हो सकता है मैंने दो लिया हो, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंटली चोजन बिटवीन 0 to 100। हाँ सर, वही मैं कंफर्म कर रहा था कि वो स्पिलिंग जो होगी वो खाली एक्सपेंशन से नहीं होगी ना, जरूरी नहीं है सर। नहीं, आप 0 to 30 एक्सपेंशन ही राइट? लेके चलो, आप एक्सपेंशन ही लेके चलो। ऑफ कोर्स मिक्स करने के बाद जार में डाल रहा हूं ना, 60 0 तो 0 0 मतलब ऐसे सोच लो कि 60 0 0। ए का 60, बी का 0 और सी का 0, तो वैसे भी स्पेल हो जाएगा। वैसे ही अरे spill- नहीं, मैं ए बी सी को रैंडम अमाउंट लेके 30 ml। अरे यार रुक जाओ, अरे क्या यार, क्या बोल रहा हूँ तो मैं बी भी, और काम सी का वॉल्यूम 0 नहीं ले सकते ना, वही पूछ रहे थे। क्यों नहीं ले 40 सकते? यार मेक्स नो डिफरेंस। एक क्यों साथ पका रहे हो? If randomly some amounts of A, B and C were mixed and kept in a big jar, therefore probability the mixture crosses 30 ml volume। अब ठीक है, उसमें बीकर पे ऐसे जो भी है उस पर 30 ml का लिखा हुआ, तुमने सर्टेन अमाउंट ऑफ मिक्सचर एकदम से डाल दिया, तो एक्सपेंशन के बाद ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मिक्सचर डाला तो एक्सपैंड हो गया, जैसे मिक्स किया एक्सपैंड हो गया। सर एक्सपेंशन तो कंसिडर करना ही था, दूसरा वाला करना था कि नहीं करना था वही पूछ रहा। दूसरा वाला मतलब क्या? सर स्पिल करने के और भी तो तरीके हैं ना, एक्सपेंशन को छोड़ के। तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपेंशन लेना ही है हाँ सर, वो तो लेना ही। बस। तो फिर दूसरा और सा कौन सा तरीका हो गया? इफ यू आर मिक्सिंग देन इट इज एक्सपेंडिंग। बिना मिक्स किए हुए 100 बिना ml मिक्स किए? अबे मेंढक, क्वेश्चन जब बोल रहा है कि मिक्स करना है तो तू कौन सा आ गया बीच में लेके कि भैया बिना मिक्स किए? तू 100 ले ले, तब भी एक्सपेंशन के बाद तो मिक्स करेगा, वो हो गई ना। तो ये भी क्वेश्चन चलो ट्राई करके आना। वैसे क्रॉसेस से बेटर होगा कैलकुलेशन वाइज। डजंट क्रॉस 30 ml वॉल्यूम। ऑफ कोर्स मैं लिख देता हूं आफ्टर एक्सपेंशन। अपन जैसे ही अपन ने मिक्स किया मतलब एक्सपेंड हो ही रहा है, ठीक है। चलो तो अब कुछ पढ़ा देता हूं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये अपन को पढ़ना है मेनली, और इसी पे बहुत सारी चीजें बिल्ड करना है। एडिशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी मतलब एडिशन थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हुआ, ये देखो। तो A and B are two events in sample space capital S। तो इफ यू रिकॉल मैंने लास्ट लेक्चर ऐसा कुछ बताया था कि सैंपल स्पेस इज मोर लाइक अ यूनिवर्सल सेट, है ना। सैंपल स्पेस थोड़ा यूनिवर्सल सेट जैसा एक्टिंग करता है, ठीक है।
तो ये अपना एक इवेंट ए हो गया, उसको ऐसे दिखा दो, एक इवेंट बी हो गया, उसको ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये ए है ये बी है। देन प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, एट लीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इज पी ए यूनियन बी, चलेगा? इसका नोटेशन ये भी होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पी ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी। हाँ यार वेदांत, मेरे साथ साथ लिखते चलो, ये बहुत ऑब्वियस और बहुत पप्पू चीज है, विच यू ऑलरेडी नो, ये आपको पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट्स, तो कितने बच्चों से समझना? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? या तो ए हो रहा होगा, या बी हो रहा होगा, या दोनों हो रहे होंगे। तो टेक्निकली ये पी यूनियन बी हो गया, ठीक है, पी ए यूनियन बी। एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट्स अकर, तो इसका मतलब है ये प्रोबेबिलिटी बोथ ए एंड बी अकर, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसको कभी कभी बच्चों पी ए बी भी बोला जाता है, तो पी ए इंटू बी मतलब बोथ, चलेगा? नोटेशन है, आपको समझना है और याद रखना है ना? चलो मुझे याद दिलाओ, ये कितने बच्चों को याद आ रहा है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी ऑलरेडी आर अवेयर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोलता है बच्चों? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ऑफ ए यूनियन बी। बोलो, ये तो प्रीटी ऑब्वियस है। दोनों साइड को डिवाइड बाय एन एस कर दो, दोनों साइड को एन एस से डिवाइड करोगे तो कितने बच्चों को समझ रहा है? पी ऑफ, ओए हगा, पी ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगा राइट साइड, और ये क्या बन चुका होगा? एन ए बाय एन एस इज पी ए, एन बी बाय एन एस इज पी बी, और ये इसका प्रोबेबिलिटी। समझा बच्चों को? कैन आई से दिस इज प्रीटी ऑब्वियस एंड वी काइंड ऑफ न्यू इट? सोच लो एक बार, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर प्रोबेबिलिटीज आर रिलेटेड। इसमें अपन प्रिफर ऐसे भी करते हैं बच्चों, ऐसे भी लिखना प्रिफर करते हैं। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। बोलो, ओए क्या कर रहा हूं? बोलो, 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो इसको कैसे स्टडी करोगे? या तो जो वेन डायग्राम से, या फिर ऐसे लॉजिकली। 1 मतलब टोटल, टोटल में से किसको कटा रहे हो? ए बार एंड बी बार। ए बार का मतलब क्या होता है? ए सर्कल के बाहर वाला एंड बी सर्कल के बाहर वाला। तो तुम खुद सोच के देखो, ए के बाहर भी होना चाहिए एंड बी के भी बाहर होना चाहिए। तो ए के बाहर एंड बी के बाहर ये होता है ना बच्चों, एंड वन टोटल में से ए के बाहर बी के बाहर, तो ये ए और बी के अंदर वाला हो जाएगा ना। बोलो, ये समझ आ रहा है? दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, ओके। सोच लो एक बार, बट आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस। लिखते चलो मेरे साथ, ठीक है। फॉर 3 इवेंट्स क्या हो जाएगा? रुको, 3 इवेंट्स के लिए बाद में लिखता हूँ, पहले 2 इवेंट्स के लिए कंप्लीट तो कर लूं। आई होप सब मेरे साथ लिखते जा रहे हैं और सब क्लियर होता जा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, कुछ खास नहीं है। थर्ड, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली ए अकर्स, नहीं एग्जैक्टली ए क्या होता है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ओनली ए अकर्स, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज P ऑफ A माइनस बी, चलेगा? नोटेशन है, एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? P ऑफ A माइनस बी, तो A माइनस बी मतलब खाली A, तो उसको बोलते हैं A के अंदर बट B के बाहर, है ना। और इवेल्युएट ऐसे होता है, देख लो एक बार, कितने बच्चों को समझ रहा है? ओनली A का मतलब क्या हुआ? ये वाला रीजन। तो PA में से A इंटरसेक्शन B हटा दो, तो आपको ओनली A मिलेगा। क्या ये बच्चों को समझ आता है? अब दूसरा वाला तो क्या ही लिखूं, मतलब इट इज प्रीटी ऑब्वियस। प्रोबेबिलिटी ओनली बी अकर्स, इसका नोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों? नोटेशन इज पी बी माइनस ए, विच इज ऑल्सो पी बी इंटरसेक्शन ए बार, तो बी के अंदर ए के बाहर, ठीक है, जिसको आप टेक्निकली निकालोगे ऐसे। आई होप समझ आ रहा हूँ। एंड एक ये नोटेशन भी है विच इज काइंड ऑफ न्यू टू यू, तो ये नोटेशन भी याद रखना। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली one of A or B, probability that exactly one of A or B occurs,
एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी का मतलब समझ रहे हो, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर हो, तो इसका मतलब है या तो खाली ए हो या फिर खाली बी, समझ गए। इसका नोटेशन तो ये होता है, बट कितने बच्चों समझ रहे, इट इज गिवन बाय, सर एक काम करो ना, -2p of a intersection है ना, या तो आप बोलो ओनली ए या फिर ओनली बी, जिसको आप ये भी लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी माइनस 2pa इंटरसेक्शन बी, है ना, बोलो। प्रीटी ऑब्वियस बच्चों। yes sir अच्छा इसका बताओ कि समझ रहे हैं, इफ 3 इवेंट्स देन पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा बच्चों, याद आ गया? राइट सर। ये 3 इवेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो वो सेकंड पॉइंट में आपने लास्ट वाला क्या लिखा है, =1 - p, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए ना होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ टोटल माइनस बाहर वाला रीजन, ये डिनोट करता है बाहर वाला रीजन, तो टोटल में से बाहर वाला रीजन हटा दूंगा तो बचेगा क्या, अंदर वाला, उसी को तो पी ए यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी देख लो, 3 वाले में भी ए के भी बाहर, बी के भी बाहर, सी के भी बाहर, तो ए के भी बाहर, बी के भी बाहर, सी के भी बाहर, तो तीनों के बाहर कितने बच्चों समझ रहा है, ये वाला रीजन बन रहा है, और 1 माइनस ये करूंगा तो तीनों के अंदर वाला बचेगा ना, जल्दी बोलो। प्रीटी ऑब्वियस, मेरे हिसाब से काफी इजी है ये, तो 3 वालों के लिए ये होता है नोटेशन, ठीक है बच्चों, तो इसको भी छाप लो, इसको भी छाप लो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जिस पे अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्राई करो, मतलब छापो इसको। So what is the symbol you've written between A and B in the fourth one? प्रोबेबिलिटी ए डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ए ट्राइंगल बी का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 इवेंट शुड अकर, एग्जैक्टली 1, तो या तो ओनली ए हो या फिर ओनली बी हो, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में प्लस नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी यार, सॉरी मैं गलत लिख गया हूँ, ऑफ कोर्स अब ठीक है, देख लो एक बार, यस पी ए प्लस बी बी प्लस पी सी माइनस ए बी बी सी सी ए प्लस ए बी सी, ऐसे करके। सर वो थर्ड वाला पॉइंट आपने कैसे फॉर्मुलेट किया, मतलब सेट थ्योरी का है क्या? खाली ये रीजन चाहिए, दिख नहीं रहा? हाँ आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि ए में से ए इंटरसेक्शन भी हटा दो तो ओनली ए मिल जाएगा, ओनली ए ये वाला, अच्छा बस, ठीक है। सर तो मैं थोड़े से इसमें बेसिक 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, बेसिक 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आपका पोपट ना हो, इस पे बेसिक प्रैक्टिस कराना जरूरी है, और थ्योरी वैसे इसके आगे स्टार्ट होगी इसी पे बिल्ड करते हुए। एक दो बुकलेट के दे देता हूं, ये बच्चों इसी पे बेस्ड है, किस पे, ये ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई जरूर कर लेना, इन चैप्टर 1 पूरा कर सकते हो, यू कैन डू ऑल सम्स, और 1A के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 ये अलग से होमवर्क है, बट ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बेसिक बेसिक प्लीज ट्राई करके आना, स्किप मत करना, इसी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना काफी है, क्वेश्चंस ट्राई करके आओ। फोर्थ वाले में क्या कौन सा सिंबल है, डेल्टा का? थोड़ा सा ऊपर जाना सर। ए डेल्टा बी का बस मीनिंग ये निकल रहा है
ये एग्जैक्टली वन इवेंट का मतलब समझ रहे हो, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, तो उसको क्या लिखोगे, PA प्लस PB और जैसे दो बार notation है मिडिल बस। वाले को 2 बार कटा दो, क्योंकि मिडिल वाला एक भी बार नहीं चाहिए, ठीक है। यस हाँ, एग्जैक्टली वन इवेंट, यस ठीक है। तो चलो करके आओ, आज के लिए इतना काफी है। सर होमवर्क क्वेश्चंस एक बार दिखाओ ना। हाँ, मैं तो वैसे PDF भी शेयर ही कर रहा हूँ पूरा पूरा, बट ये जरूर करके आना। और अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मिस मत करना आने वाले लेक्चर्स। अभी तक के लेक्चर फिर भी अफोर्डेबल थे, बट आने वाले लेक्चर्स मिस मत करना। आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वियर्ड चीजें सीखेंगे, जिसमें कंफ्यूजन रह सकता है अगर अच्छे से क्लियर ना हो तो, थोड़ा सा रह जाता है। बोलो सर, वो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन था ना, कौन सा? यस, लेक्चर इज ओवर, तो जिसको डिस्कनेक्ट करना है कर लो। सर आप वो 7th क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं क्या, लास्ट? हाँ अच्छा, ये रहा, ओके ले लिया सर स्क्रीनशॉट, थैंक यू। ओके। सर वो डाइस रोल्ड 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल 25, तो सर उसमें आपने वो कोएफिशिएंट कैसे निकाला था, x raised to 10 का? x raised to 10 हाँ का तो सॉरी, x raised to 25 का कोएफिशिएंट आपने जो नीचे लिखा कि इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ। रिकॉर्डिंग देखना भाई, बहुत एक्सप्लेन करा था मैंने, रिकॉर्डिंग देखना। ये अपन ने जस्टिफाई किया था, तू लेक्चर मिस किया था क्या? नहीं, मैं वो सॉल्यूशन नहीं हूं तो हाँ, मैं तो मैंने एक्सप्लेन तो करा था कि भाई जितने तरीके से 5 स्कोर कर सकते हैं, उतने तरीके से 30 स्कोर कर सकते हैं। जितने तरीके से, हाँ तो वही ना, जितने तरीके से 29 स्कोर कर सकता हूँ, उतने तरीके से 6 स्कोर कर सकता हूँ। तो 25 करना है स्कोर, इज नंबर ऑफ वेज सेम है, 10 करना है स्कोर, नंबर ऑफ वेज सेम है, तो इससे बेटर रहेगा x raised to 10 ढूंढ लो ना, नंबर ऑफ वेज अगर सेम ही है तो। अच्छा, तो टोटल 30, अच्छा 30 आउटकम्स आएंगे ऐसा? हाँ 30 आउटकम्स आएंगे तो उसमें से 20, ओके आई गेट इट। हाँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 25 इज एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10। तो मैं 25 से बेटर है 10 निकाल लेता हूँ, अगर नंबर ऑफ वेज सेम ही है तो। सर तो क्वेश्चन 7 है सर, उसमें आपने एंड में 3 into 4 क्यों किया था? तो मैं आपको बताता हूँ 6 के लिए किया था। क्वेश्चन 7 में 3 into 4 क्यों किया था? हाँ सर, आपने वो देखो टेबल जैसा बनाया था, A के 3 वेज, A 3 होना चाहिए बस, और B और C में 1 5 5 1 4 2 2 4 लिखा था, तो याद है NE ढूंढने के लिए? अरे क्योंकि A में 3 है तो इन दोनों का टोटल 4 वेज हैं, बट अगर B 3 शो करता है तो A और C के भी 4, तो 4 + 4 + 4। A डाई 3 शो कर रहा है, B डाई 3 शो कर रहा है, C डाई 3 शो कर रहा है। मैं 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो गलत। अबे 3 केसेस हैं तो 3 फैक्टोरियल क्यों? A के कारण 4 केसेस बने, B के कारण 4 केसेस, C के कारण 4 केसेस, तो 4 + 4 + लास्ट 3 फैक्टोरियल कहां से आ गया? हाँ सर, ये सर, थैंक यू सर। ओके।